रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं पंकु रो रहा होता है। अनु बोलती है, मुझे पता है ये सब कुछ हम लोगों को बहुत ज़्यादा चुभ रहा है, लेकिन बंकु ये भी देखना, दिग्विजय सर का जो दुख है वो हम सब के दुख से बहुत बड़ा है। हम सबको मिलकर दिग्विजय सर को संभालना होगा। अगर हम अपने आप को नहीं संभाल पाएंगे तो उनको कैसे संभालेंगे। अनुज की पिक्चर निकालती है। वो बोली होती है, देखिए कपाड़िया जी, पौधा फिर से एक बार मिट्टी को छोड़ रहा है, लेकिन क्या करूं, दर्द है ना, उसकी आदत नहीं पड़ती। कपाड़िया जी, दर्द कितनी बार ही क्यों ना हो, लेकिन हर बार वो नया सा लगता है, उसकी आदत तो बिल्कुल भी नहीं पड़ती। लेकिन मैं जानती हूँ आप मुझे संभाल लोगे, आप मुझे रास्ता दिखाओगे, आपका ही साया है अनुज। अनु को अनुज की बातें याद आती है, वो रोने लग जाती है। अनु बोलती है, चलिए कपाड़िया जी, हम लोग यहाँ से चलते हैं। अनुज की पिक्चर को अपने पास में डाल लेती है। इधर हम देखते हैं बंकू बताता है कि दिग्विजय सर भी यहाँ आ गए हैं। दिग्विजय वहाँ आता है। वो बोलता है कि मैंने आपकी बात को समझने की कोशिश की, मैंने सारे सामान को पैक कर लिया, लेकिन मैं जब सामान की पैकिंग कर रहा था तो मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं यही सोच रहा था, बाहर की दुनिया में मैं अपने कदम कैसे जमा पाऊँगा, मैं अपनी नई पहचान कैसे बना पाऊँगा। अनु बोलती है, आप अपनी पहचान वैसे ही बनाएंगे जैसे आपने पहले बनाई थी। जीवन का तो नाम ही संघर्ष है। जिस दुनिया में सांस के लिए भी लड़ना पड़ता है, वहाँ पर अपने सम्मान के लिए तो लड़ना पड़ेगा ही। सर, लड़ना तो पड़ेगा ही, आपके लिए नहीं तो आपको सावी के लिए लड़ना पड़ेगा। उसके सपनों को जिंदा रखने के लिए आपको लड़ना ही पड़ेगा, और सिर्फ आप ही हैं जो ये कम कर सकते हैं। जयू बोलती है, और सर, अगर हम घर से बाहर नहीं जाएंगे तो फिर नए फ्रेंड्स कैसे बनाएंगे। मैं और अनुमा ओल्ड हाउस को छोड़कर यहाँ पर आ गई, तभी तो आप और बंकू भैया हम लोगों को मिले ना। और मेरी स्कूल में भी टीचर सिखाती है, अगर हमारे हाथ में छोटा सा टॉय होना तो हमें वो दे देना चाहिए, उसके बाद ही तो हमारे हाथ खाली होंगे, फिर हमें बड़ा टॉय भी मिल जाएगा। अनु बोलती है, अगर किस्मत चोट देती है ना तो कान्हा जी मरहम भी लगा देते हैं। अहमदाबाद में आपका घर नहीं है, लेकिन मेरा घर है ना, हम वहाँ पर सावी का कैफ़े फिर से खोलेंगे सर, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। और वैसे भी अहमदाबाद की जो मिट्टी है वो तो बिज़नेस के लिए ही बनी है, आप भी एक बार आजमा के देख लीजिए। अनु ताला लेकर आती है और दिग्विजय को ताला दे देती है। वो बोलती है, सर, हम लोग आपका बाहर वेट कर रहे हैं। आगे हम शाह हाउस का सीन देखते हैं। यहाँ पर हम इशू को देखते हैं जो सबके लिए हेल्दी खाना बना कर लेकर आती है। वो बोलती है, कहीं हेल्थ के चक्कर में टेस्ट तो कम नहीं हो गया है, कैसा बना है। पापा बोलती है, ये अच्छा बना है। तभी यहाँ पर पाकी पहुँच जाती है। वो गुस्सा करती है। वो बोलती है, इशू, तू इतनी देर से किचन के अंदर थी, तुम्हें इतना पढ़ाया लिखाया किस लिए है, ताकि तुम ऐसे काम वाली बाई बनकर रह जाओ। बा को ये सुनकर गुस्सा आता है। बा पाकी के पास आती है, उसका कान पकड़कर मरोड़ देती है। बा गुस्सा करती है और बोलती है कि हर घर में कोई ना कोई होता है जो अपने घर को संवार कर रखता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो दूसरों के घर को संभाल कर रखते हैं, संवार कर रखते हैं, और वो काम वाली बाई होती है। अगर सोच, काम वाली बाई अगर घर में ना आए तो उन लोगों का घर नहीं चल पाएगा। तू तो कुछ नहीं बन पाई, लेकिन हाँ, मैं तेरी बेटी को काम वाली बाई ही बना रही हूँ। पाकी गुस्सा करती है और बोलती है, बा मुझे छोड़िए। फिर वो गुस्सा करके बोलती है कि मेरी बेटी की लाइफ ऐसे ही नहीं है, ये अपनी लाइफ को एंजॉय करेगी, यूँ किचन में जाकर काम नहीं करेगी। ईशू बोलती है, मम्मा, किचन में काम करके भी लाइफ को एंजॉय किया जा सकता है। मुझे बापूजी के साथ टाइम स्पेंड करना और किचन में काम करना अच्छा लगता है। पाकी बोलती है, किचन में काम करना किसको ही अच्छा लगता है। इधर बा बोलती है, हर कोई तेरी तरह और तोशु की तरह नहीं होता जो हर चीज़ को बिगाड़ता ही रहता है। कुछ लोग होते हैं जिन्हें बनाना भी अच्छा लगता है। पाकी बोलती है, तुम सब लोग मम्मी की तरह इमोशनल फुल होना बंद कर दो। इशू, तू मेरी बात सुन। इशू बोलती है कि आपने कभी अपनी माँ की बात सुनी है? नहीं ना, तो आप खुश हो जाइए, क्योंकि मैं इस काम पर तो सिर्फ आप पर ही गई हूँ, बिल्कुल आपकी तरह हूँ। माही देखती है कि अंश की तबीयत काफ़ी ख़राब है। माही बोलती है, अंश, सब लोग अंश के पास आ जाते हैं। माही बोलती है, अंश क्या हो गया? अंश बोलता है, कुछ नहीं, बस हल्का सा पेट में दर्द है। माही को पता लग जाता है। वो बोलती है, अंश, तुझे चोट लगी है ना? अंश बोलता है, माही, मैं इंटरव्यू के लिए गया था। माही बोलती है, वहाँ पर गौतम था? अंश बताता है, हाँ। अंश बता देता है कि वहाँ पर क्या हुआ। तोशु बोलता है कि तुझे बदतमीजी करने की क्या ही ज़रूरत थी। अंश बोलता है, अगर आपको उसकी नौकरी करनी है कीजिए, मैं उसका नौकर बनकर नहीं रहूँगा। अगर वो कुछ बोलेगा तो मैं बिल्कुल नहीं सहन करूँगा। माही बोलती है, अंश, उसको सज़ा ज़रूर मिलेगी। इधर तोशु सोच रहा होता है, ये सब लोग मेरी नौकरी के दुश्मन बनकर बैठ गए हैं। आगे हम अनु को देखते हैं जो लोग सारा सामान ट्रक में डाल देते हैं। अनु बोल रही होती है, डॉक्टर, मैंने सर के यहाँ पर काफ़ी सारी ट्रॉफ़ी देखी थी, वो कोई गेम खेलते थे क्या? बॉस बताता है कि वो बहुत अच्छा खिलाड़ी था, और अच्छे खिलाड़ी से भी ज़्यादा अच्छा वो कोच बन गया था। बॉस बताता है कि वो कबड्डी कोच था। अनु बोलती है, दिग्विजय सर कबड्डी खेलते थे? बॉस बताता है कि एक मिनट, मैं आपको दिखाता हूँ। बॉस अनु को दिग्विजय की पिक्चर्स दिखाता है। बॉस बता रहा होता है कि इसकी टीम काफ़ी अच्छा खेलती थी, ये लोग स्टेट लेवल पर खेलने वाले थे, ये इंडिया के लिए खेलने वाले थे। अनु बोलती है, फिर क्या हुआ? आगे हम पास का सीन देखते हैं जहाँ पर दिग्विजय और डॉक्टर दोनों बात कर रहे होते हैं। डॉक्टर बोलता है कि यार, तेरी हेल्प करते करते मेरे हाथ में दर्द हो गया है।
कभी तो मेरा भी हाल पूछ लिया अगर मैं कैसा हूँ, तुझे बस अपनी ही टीम की पड़ी रहती है। दिग्विजय बोल रहा होता है मेरी टीम है ना बहुत अच्छी है। दिग्विजय बोलता है और मुझे पता है इस बार भी मेरी ही टीम जीतेगी और जीत जाएगी ना, फिर हम लोग देश के लिए खेलेंगे। डॉक्टर भी बहुत खुश हो रहा होता है, वो बोलता है कि हाँ मुझे पता है तू बेस्ट कोच बनेगा और उसके बाद तो नेशनल कोच भी बन जाएगा। दिग्विजय और डॉक्टर दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। दिग्विजय बोलता है मैं चाहता हूँ नेक्स्ट टाइम जब भारत गोल्ड जीते ना तो मैं कोच हूँ। और वैसे भी सावी ने तो बोला है कि उसके पॉप्स बेस्ट हैं। और वैसे भी मेरी बेटी ने ऑर्डर दिया है कि मुझे जीत कर आना है, तो मुझे सावी के लिए तो जीतना ही होगा। आगे हम देखते हैं डॉक्टर बताता है जिस बेटी के लिए वो जीत कर आया ना उसने उस बेटी को ही खो दिया। अगर सिर्फ इतना ही होता तो शायद दिग्विजय अपने आप को संभाल लेता, लेकिन साधना वो बार बार दिग्विजय को बोल रही थी कि सावी का मौत का जिम्मेदार कोई और नहीं दिग्विजय ही है। साधना दिग्विजय को इस दुख में अकेला छोड़कर अपने बेटे के साथ चली गई। इसके बाद दिग्विजय अपने दुख में अकेला ही रह गया। उसने पूजा करना भी छोड़ दिया, उसके लिए तो कबड्डी उसकी पूजा ही थी ना। देश ने एक अच्छा कोच खो दिया और उसकी टीम है ना वो अनाथ ही हो गई। बंकू यहाँ पर आ जाता है, वो अफसर को देखता है, वो बोलता है दीदी ये लोग तो ताला लगाने के लिए यहाँ पर आ गए हैं लेकिन सर अभी तक बाहर नहीं आए। अनु बोलती है उनको थोड़ा टाइम लगेगा। आगे हम देखते हैं अनु दिग्विजय के पास आती है, वो बोलती है सर मैं जानती हूँ आपको यहाँ पर और समय बिताना है लेकिन बाहर कोर्ट वाले आ गए हैं, हमें यहाँ से चलना होगा। अनु दिग्विजय के पास आ रही होती है तभी उसका पैर अटक जाता है, उसके बैग में अनुज की पिक्चर होती है, वो नीचे गिर जाती है। दिग्विजय उस फोटो को उठाता है और बोलता है अनुज का पा लिया। वो बोलता है अनुज की फ़ोटो आपके पास कैसे? अनु बोलती है आप जानते हैं इनको, ये मेरे पति हैं। दिग्विजय बताता है मैं यूएस गया था तभी वहाँ पर मैं अनुज से मिला था, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। आगे हम अंश को देखते हैं जिसको चोट आई होती है। अंश अपनी चोट को देख रहा होता है तभी उसके पास माही और ईशानी आ जाती है, वो दोनों उसका ख्याल कर रही होती है। माही सोचती है जब चोट लगती है तो आज से पहले माँ निकलता है, काश अनुमा यहाँ पर होती हम लोगों के साथ। माँ के बिना घर घर ही नहीं लगता। आगे हम अनु को देखते हैं, वो बोलती है आप अमेरिका में अनुज से मिले थे? दिग्विजय बताता है हाँ उससे मैं वहाँ पर मिला था और आपसे यहाँ पर। अनु बोलती है आपकी अनुज से मुलाकात कैसे हुई? दिग्विजय बताता है वैसे ही जैसे हर अच्छी चीज़ से मेरी मुलाकात हुई है, सावी की वजह से ही मैं अनुज से मिला था। सावी ने जिद की कि उसको आइसक्रीम खानी है, मैं उसको आइसक्रीम के लिए लेकर चला गया लेकिन अपना वॉलेट भूल गया था, तभी तकदीर ने हमें यहाँ पर अनुज से मिलाया। दिग्विजय बताता है अनुज ने सावी को आइसक्रीम दिलाई, मैंने उसको बोला था कि मैं उसको पैसे वापस लौटा दूंगा लेकिन अनुज बोल रहे थे कि देखो ये आइसक्रीम खाने की वजह से बच्ची को इतनी खुशी मिली है ना, इस खुशी की कीमत तो हम दोनों मिलकर ही नहीं चुका सकते। अनु बोलती है अनुज ये ऐसा कह सकते हैं। अनु बोलती है बोल आप रहे हैं लेकिन मेरे कानों में सिर्फ अनुज की आवाज़ गूंज रही है, आप मुझे ये बताइए आप और भी बार उनसे मिले थे क्या? दिग्विजय बताता है कि मैं एक दो बार उनसे मिला था, वो एक बार अपनी बेटी को अपने साथ लेकर आए थे, उनका नाम है शायद आद्या। अनु बोलती है हाँ मेरी छोटी। दिग्विजय बोलता है आद्या अपने पापा पर गई है, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। वो बता रहा होता है मेरी सावी भी बिल्कुल आद्या की जैसे ही थी। दिग्विजय ये भी बताता है अनुज ने मुझे उनकी मंगेतर श्रुति से मिलाया था, मैंने उनको कॉन्ग्रेचुलेशन बोला लेकिन अनुज ने बोला था कि मुझे नहीं लगता कि ये मुबारक हो पाएगा। अनुज ने मुझे बताया था कि दिग्विजय जी मेरे पास श्रुति को देने के लिए सब कुछ है लेकिन सिर्फ दिल नहीं है। उसने ये भी बताया कि वो अपना दिल अपनी एक्स वाइफ को दे चुके हैं। वो बोल रहे थे एक तरफ उनकी बेटी है दूसरी तरफ उनका प्यार है, वो अपने प्यार को कभी नहीं भुला पाएंगे। अनु को अनुज की बातें याद आती है, उसने बोला था कि मैं पति था तुम्हारा, मेरा नाराज़ होने का हक बनता था अनु। दिग्विजय बोलता है इतने वर्षों बाद पता चला है कि वो आपकी बात कर रहे थे। इधर अनु को बंकू की आवाज़ सुनाई देती है, वो बोलती है कि सर अभी यहाँ आ ही जाएंगे। अनु बोलती है सर चलिए कोर्ट के लोग यहाँ पर आ चुके हैं। अनु अनुज की पिक्चर ले लेती है। आगे हम मोटिबा और गौतम को देखते हैं। मोटिबा बोलती है कि हमारा लॉयर वहाँ पर पहुँच चुका है लेकिन गौतम जी एक बात याद रखिएगा, उस रणविजय के पास उस प्रॉपर्टी के बिल्कुल भी कोई भी पेपर्स नहीं होने चाहिए। गौतम बोलता है लेकिन आप उस प्रॉपर्टी को लेकर करेंगी क्या मोटिबा? मोटिबा बोलती है कुछ नहीं करेंगे, हम उस प्रॉपर्टी को जला देंगे लेकिन अनुपमा का कोई काम नहीं होने देंगे। वो दुनिया भर में हमारे पोते को बदनाम करके वहाँ आराम से किसी और का रेस्टोरेंट चला रही थी लेकिन मैं उसको आबाद नहीं होने दूंगी। उसने हमारे टिंकू के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है और मैं ही अनुपमा जी की बर्बादी की वजह बनूंगी। गौतम बोलता है वो तो आप ठीक बोल रही हैं मोटिबा, लेकिन घर में जो कुछ हो रहा है उस पर भी तो ध्यान दीजिए। गौतम बोलता है आप देखिए ना, पहले राही ने माही को भड़काया, उसको घर से निकलवा दिया, माही यहाँ से चली गई बगावत करके और अब वो माँ को भड़का रही है। माँ ने वर्क फ्रॉम होम शुरू किया है, इसके बाद देखना माँ भी अनुपमा जी की तरह रोब झाड़ने लग जाएंगी। मोटिबा आपको ही राही की लगाम कसनी होगी। तभी यहाँ पर राही पहुँच जाती है, वो बोलती है गौतम गांधी। वो गौतम की कॉलर पकड़ लेती है और बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई पर हाथ उठाने की।
राही बोलती है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इधर मोटिबा बोलती है कि गौतम जी की कॉलर छोड़ो। राही बोलती है बिल्कुल भी नहीं। गौतम बोल रहा होता है तुम्हारे भाई ने पहले मुझ पर हाथ उठाया था। राही बोलती है तुम्हारी झूठ बोलने की आदत नहीं गई ना। मोटिबा राही को गौतम से दूर कर देती है। राही बोल रही होती है मोटिबा आप समझ नहीं रही, इन्होंने अंश पर हाथ उठाया है। मोटिबा बोलती है तुम्हारे भाई बहन को तो बात का बतंगड़ बनाने की आदत ही है। मोटिबा बोलती है जो कुछ हो रहा है ना तुम्हारी माँ की वजह से हो रहा है। राही बोलती है मम्मी बीच में कहाँ से आ गई। मोटिबा बोलती है अंश बर्बाद हो रहा है ना, और जहाँ बर्बादी होती है वहाँ पर अनुपमा जी की वजह से ही होता है। राही बोलती है मैं मोटिबा को तो कुछ नहीं बोलूँगी गौतम गांधी, लेकिन मेरी फैमिली के खिलाफ अगर तुमने कुछ भी करने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और अगर तुमने कुछ भी करने की कोशिश की ना तो मोटिबा भी तुझे मुझसे नहीं बचा पाएगी गौतम गांधी। राही वहाँ से जा रही होती है तभी मोटिबा बोलती है जैसी माँ वैसी ही बेटी। राही बोलती है हाँ मैं बिल्कुल अपनी मम्मी जैसी हूँ, मैं सही को सही बोलूँगी, गलत को गलत बोलूँगी और सर उठाकर चलूँगी। तभी यहाँ पर प्रेम पहुँच जाता है और वो बोलता है कि फाइनली आज सच सामने आ ही गया, तुम्हें भी मैं ही गलत लगता हूँ ना राही। गौतम तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। इधर राही बोलती है प्रेम तुमने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। प्रेम बोलता है नहीं राही, आज तक तुम कभी मुझे समझ ही नहीं पाई हो। तुम मेरे सामने बस हमदर्दी का नाटक कर रही थी। तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ बिल्कुल सही है और गलत मैं हूँ। प्रेम गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। इधर राही प्रेम को आवाज़ लगा रही होती है तभी मोटिबा बोलती है देख लिया ना, हमारे घर को दुख दर्द देने के लिए तुम्हारी माँ का नाम ही काफ़ी है। आगे हम अनु को देखते हैं। वो बताती है कि सर मैं भी उस टाइम पर यूएस में थी, लेकिन मैंने देखा कि श्रुति आद्या और अनुज की लाइफ में आ चुकी है। मैं उन दोनों के बीच नहीं आ सकती थी। जब मैं अपनी आद्या के साथ नहीं थी ना तो श्रुति ही वहाँ थी। श्रुति ने ही आद्या को संभाला और मैं और अनुज हम दोनों ही आद्या की खुशी को ही चाहते थे। आद्या श्रुति के साथ खुश थी। दिग्विजय बोलता है आप दोनों ने अपनी बेटी के लिए अपना प्यार कुर्बान कर दिया। देखो श्रुति जी बहुत अच्छी थी, अनुज ने मुझे बताया था, लेकिन अनुज कभी उनसे प्यार नहीं कर पाएंगे, ये भी उन्होंने मुझे बताया था। इधर बाहर इंस्पेक्टर बोल रहे होते हैं कि उनको बोलो जल्दी बाहर आए। अनु बोल रही होती है कि सर किस्मत का खेल तो किस्मत ही जानती है, कब क्या हो जाता कुछ पता भी नहीं चल पाता। दिग्विजय बताता है कि यूएस में मैं और अनुज बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे और सावी और आद्या इन दोनों की भी अच्छी बनती थी। आद्या है ना वो सावी के लिए बड़ी बहन ही बन गई थी। जब अनुज को पता चला कि सावी अपना कैफ़े खोलना चाहती है तो अनुज ने बिना कुछ सोचे समझे ही अपना चेकबुक निकाला और एक चेक साइन करके सावी को दे दिया। उन्होंने बोला था वो इस कैफ़े के सबसे पहले इन्वेस्टर बनना चाहते हैं। वो चाहते थे कि सावी बेटी का बिल्कुल भी सपना अधूरा ना रह जाए। अनुज की ही फ़ोटो देख रही होती है। इधर दिग्विजय बोलता है अनुपमा जी इसका मतलब अनुज ने इस कैफ़े में इन्वेस्ट किया था, मतलब अनुज का इस कैफ़े में हिस्सा है, मतलब इस कैफ़े पर आपका भी हक है। दिग्विजय बताता है कि यूएस से आने के बाद हम दोनों की बातचीत कम हो गई थी और सावी के जाने के बाद तो सब कुछ ही खत्म हो गया। अब अनुज कहाँ पर है, वो कैसे हैं। अनु बोलती है वो मेरे इंतज़ार में है, वो मेरे प्यार में है, वो मेरे दिल में है। दिग्विजय बोलता है आई एम सॉरी अनुपमा जी। अनु बोलती है नहीं वो मेरे साथ है, वही मुझे रास्ता दिखाते हैं और वही मुझे यहाँ लेकर आए। जब मैं यहाँ आई ना तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा कोई भी नहीं है, कोई अपना नहीं है, लेकिन सावी ने तो मुझे कब का अपना मान लिया था। अनुज मुझे अपनों ही के पीछे लेकर आ गए। गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। गाइस नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे अनु बंकू सब लोग मिलकर अहमदाबाद आ जाते हैं। यहाँ पर अनु बोलती है कि आप मुझे फिर से यहाँ पर ले आए हैं, कोई ना कोई तो वजह ज़रूर ही होगी। यहाँ पर बंकू दिखता है कि सब लोग डांस कर रहे हैं। बंकू बोलता है अनु दीदी आज कुछ स्पेशल है क्या। अनु बताती है आज सीता नवमी है। इसके बाद हम अनु को देखते हैं जो कि सब लोगों के साथ मिलकर डांस करती है। यहीं पर हम राही को देखते हैं। राही को पता चलता है कि उसकी कंपनी की को फाउंडर जल्दी ही यहाँ पर आने वाली है। राही बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। वो सोच रही होती है कि मैं जल्दी ही अपनी बॉस से मिलने वाली हूँ। इधर हम अनु को देखते हैं। वो कान्हा जी के मंदिर में आती है। यहाँ पर वो प्रे करती है कि मेरे और राही के बीच सब कुछ ठीक हो जाए पहले की तरह। तभी यहाँ पर एक औरत की एंट्री होती है जिसके पास राही और अनुज इन दोनों की पिक्चर होती है। ये कोई और नहीं शायद श्रुति ही होती है। ये भी उसी मंदिर में जाती है जहाँ पर अनुज आती है। अनुज जैसे ही मंदिर से बाहर आ रही होती है तभी वो किसी औरत से टकराती है जिसकी वजह से उसका फ़ोन नीचे गिर जाता है। अनु देखती है उसकी और राही की पिक्चर के बीच दरार आ गई है। अनु ये देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। वो सोचती है कि नहीं मेरी बेटी मुझसे दूर नहीं हो सकती। दोस्तों अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अगर आपको अपडेट जानना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।